हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम डॉटरॉन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड काफ़ी फिजिक्स डिस्कस कर ली थी वहाँ पे। बस एक चीज़ रह रही थी एंड दैट वाज मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि मेन काम है। तो हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लो, क्योंकि उस वीडियो के बिना तुम्हें ये वीडियो समझ में शायद नहीं ही आएगा, ठीक है। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो ये हमने पोटेंशियल डिस्कस किया था। ये आर था इस तरफ, है ना, एंड ये आर था। ये आर न्यूक्लियर डायमेंशंस के बराबर होता था, है ना। और ये पोटेंशियल है, ठीक है, एंड ये माइनस वी नॉट है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों पोटेंशियल को ऐसा लेते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। एंड बाइंडिंग एनर्जी कुछ यहाँ पे हुआ करती थी। एंड फॉर बाउंड स्टेट टू एग्जिस्ट, इनके बीच में, इसके बीच में एनर्जी रहनी चाहिए, है ना। मतलब क्या बोलते हैं, बाउंड स्टेट इसके बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इस पोटेंशियल का यूज करके हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करने वाले होंगे एंड बहुत ही प्यारे प्यारे इंटरप्रिटेशंस निकालने वाले होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स, है ना, पहले तो हमें मैथमेटिक्स का यूज करना ही पड़ेगा ना टू ड्रॉ फिजिकल इंटरप्रिटेशंस। बट इट डजंट मीन दैट सिर्फ मैथमेटिक्स करने से, वेव फंक्शन निकालने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन इज द मेन थिंग। उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो, दैट इज द मेन थिंग, है ना। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ फिजिसिस्ट, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 5 टेक और ले चुका था यार, इसलिए बंद करना पड़ा, क्योंकि होली चल रही है, ठीक है। और बहुत आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा, लिटरली। तो इसीलिए मुझे बहुत साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अभी सब शांत हो गए हैं, तो प्रोबेबली अभी कुछ ना कुछ करूंगा मैं, ठीक है। चलो, आई होप कि इस टेक में हो जाए यार। कि आई डोंट लाइक टू एडिट माई वीडियोस, है ना। एडिट करने से ना वो वीडियो की क्वालिटी कम हो जाती है। तो मुझे वैसे भी स्क्रीन रिकॉर्डर की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं। तो आई डोंट थिंक कि मतलब एडिट करने से कोई फायदा होगा, ठीक है। चलो, फिर लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, हमने ये भी डिराइव किया था हैमिल्टोनियन जो है, वो कैसा होना चाहिए था, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू, ठीक है, डेल आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। ये होना चाहिए हमारा हैमिल्टोनियन। एंड हमारा स्क्रोडिंजर इक्वेशन ये था, एच साई इक्वल्स टू ई साई, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर इक्वेशन है। एंड ऑफ कोर्स हमारा मतलब तो ऑपरेटर इक्वेशन क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 म्यू डेल आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर साई मस्ट बी इक्वल्स टू ई साई, है ना। ये होना चाहिए। तो अब पोटेंशियल हमें पता है, इस तरह का पोटेंशियल है। इस तरह के पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, ये हमने मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता है देख लो, ठीक है। वी आर जो है, विच इज माइनस वी नॉट फॉर आर लेस देन आर, है ना। मतलब जब आर आर से छोटा होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा आर, तब वी माइनस वी नॉट है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। एंड विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, है ना। मतलब आर जब आर से बड़ा होगा, ठीक है, कैपिटल आर से बड़ा होगा, तब ये 0 है ना। तो इस तरह का पोटेंशियल है। अब इस तरह के पोटेंशियल के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सबसे पहली बात, लोगों को ना, बच्चों को मैं ज्यादा कंफ्यूज होते हुए देखता हूँ इस चीज पे, कि ये लोग इसको ना वन डिमेंशनल पोटेंशियल समझ लेते हैं, ठीक है। बट इट इज नॉट वन डिमेंशनल पोटेंशियल, इट इज अ 3 डिमेंशनल पोटेंशियल। ये देखो आर है यहाँ पे, और आर इज नॉट वन डिमेंशनल थिंग, ठीक है। आर विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट इज सॉर्ट ऑफ अ क्यूबिक टाइप का बॉक्स, ठीक है। ये क्यूबिक बॉक्स टाइप का है। तो फिर तो ये 3 डिमेंशनल पोटेंशियल है। एंड ऑफ कोर्स ये आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ये सेंट्रल पोटेंशियल भी है, क्यों, क्योंकि द पोटेंशियल वी ऑफ आर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन आर, है ना। रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इट इज स्पेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है, स्पेरिकली सिमेट्रिक, और यू कैन से इट इज जस्ट अ सेंट्रल फोर्स, है ना। चलो ये बातें हो गई है ना। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में यू नीड टू चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि तुम्हें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास फिजिक्स में कोई फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो है एक्स वाई जेड, ठीक है। नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करो, आर की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, ठीक है। या तो तुम यूज कर सकते हो रो फाई जेड,
सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या तो तुम यूज कर सकते हो आर थीटा फाई, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिंस ऑलरेडी ये पोटेंशियल फंक्शन आर में है, तो हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है। एंड स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, अब ऑफ कोर्स स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो यूज करने का हमने सोच लिया, ठीक है। बट अब हमें सारी चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वेव फंक्शन को भी करना पड़ेगा, लाप्लाशियन को भी करना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो अब लाप्लाशियन को कैसे लिखते हैं स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये सब तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो, ठीक है। सो माइनस वन बाई, ये वन बाई प्लस होता है, सो वन बाई आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, ठीक है, प्लस वन बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, ठीक है, प्लस वन बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई बाई डेल, सॉरी डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम लाप्लासियन ऑपरेटर को, ठीक है। तो अगर किसी को ये याद नहीं है तो कृपया करके याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मुंह जुबानी तुम्हें याद आनी चाहिए, ठीक है। वहां पे तुम्हारे पास इतना टाइम होगा नहीं कि मतलब तुम सोचो कि हाँ ऐसा हुआ करता था वैसा हुआ करता था, तुम्हें फट से याद होना चाहिए, फट से लिखो एंड फट से सॉल्व करो, ठीक है। इतना टाइम होता नहीं है। गेट की बात करो तो 65 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, एंड क्या बोलते हैं, ये अगर बीआरसी वगैरह कर रहे हो तो और भी ज्यादा स्पीड चाहिए होगा, है ना, लगभग 100 क्वेश्चंस करने होते 2 घंटे में। तो थोड़ा सा मतलब स्पीड ये सब चीजें ना, मतलब फॉर्मूलेज याद करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, फिर ये हो गया लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन में इस लैप्लासियन ऑपरेटर को पुट कर देना है, ठीक है। चलो पुट करते हैं फिर, ठीक है। ये हो गया हमारा, हम्म, हम्म, अब यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू म्यू से मल्टीप्लाई करो और वेव फंक्शन से ऑपरेट करा दो साई से, ठीक है। ठीक है, सो ये हो गया डेल स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू म्यू डेल आर स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस वी एफ आर साई, ठीक है, इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑब्वियसली हमारा ये जो पोटेंशियल है हमने स्पेरिकली सिमेट्रिक लेके रखा है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेव फंक्शन भी स्पेरिकली सिमेट्रिक होगा, ठीक है। पोटेंशियल स्पेरिकल सिमेट्रिक होने होने का मतलब ये नहीं है कि वेव फंक्शन भी सिर्फ आर का फंक्शन होगा या फिर वेव फंक्शन भी स्पेरिकली सिमेट्रिक होगा, ठीक है। Potential does not guarantee the potential, the spherical symmetry of potential does not guarantee the spherical symmetry of wave function, ठीक है। तो wave function can be in general a function of theta and phi, ठीक है। So r theta and phi, अब वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, ठीक है। अब एंड ये इक्वेशन क्या है, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, है ना, एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग एवरी दिस वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एवरी वेरिएबल आर थीटा एंड फाई, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, so the best way to solve this is to use the method of separation of variables, ठीक है, separation of variables, ठीक है। तो अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड कैसे यूज करते हैं हम, तो पहले तो वेव फंक्शन को सेपरेट करो, किसमें, रेडियल पार्ट में और एंगुलर पार्ट में। ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते थे कि हम ये क्या बोलते हैं थीटा और फाई को अलग अलग फंक्शन ले सकते थे, ठीक है। जैसे वी कुड हैव रिटन आर ऑफ आर, ठीक है, थीटा ऑफ थीटा एंड फाई ऑफ फाई, ठीक है। मतलब आर इज अ फंक्शन ऑफ आर, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ फाई, ठीक है। मतलब तीन अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर सकते थे, ठीक है। बट हमें पता है, मतलब हमें मेन रेडियल पार्ट से मतलब है, क्योंकि जो फिजिक्स का कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले होंगे ना, सॉरी मैं गलत चीज मिटा दिया, हाँ। तो फिजिक्स का जो कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले होंगे ना हम लोग, वो हम बस ये एंगुलर वेव फंक्शन, सॉरी ये रेडियल वेव फंक्शन से डिराइव करने वाले होंगे, ठीक है। तो थीटा फाई का इतना कुछ रोल नहीं है, बट स्टिल मैं समझाने के लिए तुम लोगों को समझा दूं, ठीक है। बट एनीवेज द मेजर रोल इज ऑफ दिस रेडियल पार्ट, ठीक है। चलो, सो अब इसमें पुट करो तुम लोग ये वैल्यू, ठीक है, मतलब वेव फंक्शन को जो स्प्लिट किया है वो पुट करो। सो
फर्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू म्यू, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वन बाई आर स्क्वायर। अब ये देखो, ये पहले टर्म में साई है एंड साई स्प्लिटेड इनटू आर एन वाई, ठीक है, एंड वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर, वाई आर का फंक्शन नहीं है, तो आर के साथ डिफरेंशिएट होगा भी नहीं, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो सबको पता होगा, है ना, डेल बाई डेल आर ऑफ सम कांस्टेंट इनटू विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर इनटू फंक्शन ऑफ आर, ये कांस्टेंट को तुम बाहर निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ भी यही करेंगे, ठीक है, यहाँ पे y को बाहर निकालेंगे, y ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है, y को बाहर निकल दिया। अब डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर, डेल डेल आर बाई डेल आर, ठीक है, ये हो गया। अब सेम यहाँ पे भी वही सेम चीज करो। अब r इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना, तो यू कैन टेक दिस r आउट, सो r ऑफ r बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल वाई बाई डेल थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, आर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाई, तो यू कैन टेक दिस आर आउट, प्लस आर ऑफ आर बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल फाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी ऑफ आर, ठीक है, आर ऑफ आर वाई ऑफ थीटा एंड फाई इज इक्वल्स टू ई, ठीक है, साई को भी ऐसे लिख दो, आर ऑफ आर वाई ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया लंबा चौड़ा सा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब पहले टर्म को ध्यान से देखो, ठीक है, क्या दिख रहा है और तुम्हें, ठीक है, फाइंड दी ऑड वन आउट। तो सारी चीजें फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है, आर इज अ फंक्शन ऑफ आर, आर स्क्वायर है ना, ये सारी चीजें फंक्शन ऑफ आर है। एक ही ये है वाई थीटा फाई, ठीक है, तो जो गिद्ध की तरह बैठा हुआ है सबसे पहले उस टर्म पे, ठीक है। तो किसी तरीके से हम इसको रिमूव कर दें, तो ये सारा का सारा टर्म हमारा फंक्शन ऑफ आर बन जाएगा, है ना, ठीक है। समझ गए ना, मतलब क्यों, मतलब हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो y की थीटा फाई को किसी तरीके से हम रिमूव रिमूव कर दें, तो ये सारा का सारा फंक्शन ऑफ r बन जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे इस r को हम मतलब बाहर निकाल दें, या फिर मतलब ये निकाल के फेंक दें, तो क्या होगा कि हमारा ये सारा का सारा टर्म जो है ये y थीटा एंड फाई डिपेंडेंट होगा, है ना। एंड यहाँ से अगर हम r और y दोनों को ही हटा दें, तो क्या होगा, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। कांस्टेंट तो मतलब ये दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन आर एंड दिस विल बी डिपेंडेंट, दिस विल बी अ कांस्टेंट, है ना। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय आर एंड वाई, ठीक है। सो डिवाइडिंग बाय आर ऑफ आर एंड वाई ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। तो डिवाइड करने में क्या होगा, ये जो टर्म है ये उड़ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे आएगा आर, ठीक है, क्योंकि y कैंसिल आउट हो जाएगा एंड r नीचे बच जाएगा, ठीक है, एंड r यहाँ से उठ जाएगा एंड यहाँ नीचे आएगा y। आई एम नॉट राइटिंग y ऑफ थीटा एंड फाई, क्योंकि इट मस्ट बी अंडरस्टूड, ठीक है, अब तक मतलब कि y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ से भी r को उड़ा दो एंड यहाँ पे भी लिखो y, ठीक है। सो y साइन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया, ठीक है। एंड यहाँ से दोनों को ही उड़ा दो भाई, क्योंकि r और y से डिवाइड कर रहे हो, है ना। और एक काम करो, e को ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, ठीक है, थोड़ा क्लीन बनाते हैं इक्वेशन को। माइनस ई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अब क्या, ठीक है, अब एक काम और करते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल इक्वेशन को, ठीक है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये नीचे वाले आर स्क्वायर, जो क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन है ना इन सब में, सो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो उठ जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको, ठीक है, आर ऑफ आर, ये वाई साइन थीटा, ठीक है, एंड ये वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान से देखो, ठीक है, एक चीज को बहुत ध्यान से देखना, एच कट स्क्वायर बाय टू म्यू एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज एक फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है, एंड ये भी एक फंक्शन ऑफ आर है, क्योंकि पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ आर, ई इज अ कांस्टेंट भले ही, बट आर स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ आर, है ना।
एंड ये चीज एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन ऑफ आर है। ठीक है, मान लो कि ये, सॉरी, ये कांस्टेंट नहीं, ये इट इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल दिया था। ठीक है, मान लो जी है एंड थीटा एंड फाई, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ये एक फंक्शन ऑफ आर है, ये एक फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है, एंड ये एक फंक्शन ऑफ आर है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हो क्या रहा है कि मतलब इन दोनों को तुम कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, एक फंक्शन ऑफ आर है एंड एक फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है, जो कि तुम्हें दे रहा है जीरो। ठीक है, अब ये कब हो सकता है कि फंक्शन ऑफ आर, एक आर का फंक्शन और एक जी जी थीटा, मतलब एक थीटा और फाई का फंक्शन जो है वो ऐड होके तुम्हें तुम्हें जीरो दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये फंक्शन ऑफ आर एक कांस्टेंट हो एंड ये जी, मतलब ये जो फंक्शन थीटा एंड फाई जो है ये नेगेटिव ऑफ सम कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये दोनों मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मान लो कि ये आर स्क्वायर है। ठीक है, फंक्शन ऑफ आर आर स्क्वायर है एंड फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई साइन थीटा है, इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो अलग अलग इसके फंक्शन है, तो इनके सोल्यूशन नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इससे तुम सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्स एंड वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स है। ठीक है, तुम नहीं निकाल पाते हो, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसके सोल्यूशन, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एंड ये दोनों की कांस्टेंट की वैल्यू मतलब एक दूसरे के साथ नेगेटिव हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, सो अब हमें बहुत ही ज्यादा मूल्यवान चीज पता चल गई है। ठीक है, कि ये एफ ऑफ आर मस्ट बी ए कांस्टेंट एंड जी थीटा, मतलब ये दोनों को मिला के एक कांस्टेंट बनना चाहिए एंड इसको मिला के एक कांस्टेंट बनना चाहिए। ठीक है, एंड ये दोनों दोनों कांस्टेंट जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो जी थीटा फाई मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स अब ये होना चाहिए, मैं सेलेक्ट कर लूं इसको। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके। सो एंड ध्यान रखना यहाँ पे आगे माइनस एच स्क्वायर बाय टू म्यू भी है। ठीक है, माइनस एच स्क्वायर बाय टू म्यू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। अब कैसा कांस्टेंट? ठीक है, अगर मैथमेटिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डेफिनेटली यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, सी मान के चलो, बट दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, है ना। यहाँ से हमें कुछ वैल्यूएबल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एंड इन इन वैल्यूएबल कंक्लूजन्स को मतलब ड्रॉ करने के लिए हमें थोड़ा सा फिजिक्स देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड फिजिक्स वाइज हम अब थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, मैं अभी थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं डेविएट हो रहा हूँ, माफ करना मुझे, क्योंकि ये तो ये समझाने के लिए थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने एंगुलर मोमेंटम्स पढ़े हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना, कोई एक बॉडी है, ठीक है, जो कि घूम रही है किसी सेंटर के अराउंड या फिर कुछ भी, मतलब सेंट्रल फोर्स के थ्रू, मतलब घूम रही इलिप्टिकल, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक पार्ट में, तो उसका सर्टेन एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, एंड मतलब बेसिकली रोटेशनल रोटेशनल क्या बोलते हैं, मोशन अगर कोई करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है ना। एंड एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं? क्लासिकली एल जो होता है वो होता है आर क्रॉस पी, है ना। एंड ऑफ कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं हम, ये दोनों को एक ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। पी को हम क्या लिखते हैं? माइनस आयटा एच क्रॉस डेल। ठीक है, तो एल को भी हम ऐसे लिखते हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस माइनस आयटा एच क्रॉस डेल। ठीक है, तो ये ऑल इन ऑल मतलब ये डिराइव डिराइव नहीं कर रहा हूँ। सो एल एक्स आएगा माइनस आयटा एच कट। ठीक है, डेल बाय डेल एक्स है, तो वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई। ठीक है, ये ना याद कर लेना, फायदे में रहोगे। ठीक है, सो एल वाई इज टू माइनस आयटा एच कट। ठीक है, बस क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो वाई है तो यहाँ पे जेड आएगा एंड डेल बाय डेल एक्स आएगा एंड बचा कुछ टर्म। ठीक है, जेड डेल बाय डेल एक्स एंड एक्स डेल बाय, ओके वेट सेकेंड, माइनस आयटा एच कट जेड डेल बाय डेल एक्स, अच्छा ओके, एक्स डेल बाय डेल जेड रहेगा ना। ठीक है, सो एक्स डेल बाय डेल जेड। ठीक है, सिमिलरली एल जेड होगा तुम्हारा
माइनस आयटा एच कट, ठीक है। जेड है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, डेल बाय डेल वाई माइनस वाई डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स करो, वाई करो, जेड करो, ठीक है। ऐसे एरोस बना दो, इस तरफ इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। पहले एक्स है, ठीक है, तो सेकंड में क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। एंड डेरिवेटिव के साथ जेड आएगा, एंड देन उसका उल्टा जेड, फिर डेरिवेटिव के साथ वाई, और उसके में माइनस लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वाई है तो क्या आएगा, जेड आएगा, फिर डेल बाई डेल एक्स आएगा माइनस डेल बाई उसका उल्टा होगा, ठीक है, विद माइनस साइन, ठीक है। एंड सेम विद एल जेड, ठीक है। तो बट ये तो हो गया हमारा किसमें, ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एल एक्स एल वाई और एल जेड को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आई होप आई रिमेम्बर दिस थिंग्स, ठीक है, मतलब मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि अगर मैं याद कर सकूं, मतलब याद है तो, क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे भी याद किए हुए। हाँ, आई थिंक ये होता था साइन फाई डेल बाई डेल थीटा माइनस प्लस प्लस माइनस कॉट थीटा कॉस फाई डेल बाई डेल फाई, ठीक है। एल वाई होता था आयोटा एच कट, ये प्लस ही होता था सर, माइनस कॉस फाई डेल बाई डेल थीटा प्लस कॉट थीटा साइन फाई डेल बाई डेल फाई, ठीक है। एल जेड इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल बाई डेल फाई, ये होता था, ठीक है। एक सेकंड में ना, दो दो सेकंड दो मुझे, मैं ये वेरीफाई कर लूं बस। लेट मी वेरीफाई दिस because I don't want to give any wrong information even though it is irrelevant, but still I don't want to give any wrong information, ठीक है। साइन फाई कॉट थीटा कॉस फाई, साइन फाई कॉट थीटा कॉस फाई, एंगुलर मोमेंटम है ना, ओके, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ सही लिखा है, एक ही चीज गलत लिख दी, जो सबसे सिंपल है वही चीज गलत लिख दी यार, शर्म आनी चाहिए मुझ पे। ये माइनस होना चाहिए, सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज ही गलत लिख दी। एनीवेज, ठीक है, यही होता है, ठीक है। चलो, एल एक्स एल वाई और एल जेड कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ऐड कर दो इन तीनों को, अब मैं ऐड करके यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि दिस इज नॉट आवर मेन मोटिव, ठीक है। सो माइनस एच कट स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा एल स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, देख लिया। अब इस चीज को ध्यान से देखो, कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, मिलता जुलता लग रहा है ना। अब एक और चीज हमें ये पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एल स्क्वायर एक्टिंग ऑन एनी आइगन फंक्शन, ठीक है, मतलब उसके एल स्क्वायर के आइगन फंक्शन में, जैसे एल और एम एल जनरली हम लिखते हैं एल बेसिस पे, ठीक है। तो इसका होता है क्या, मतलब आइगन वैल्यूज क्या होती है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, ये होता है ना। एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर होता है ना। एंड एल और एम एल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ये एल स्क्वायर का भी यही होगा, है ना, इसके आइगन वैल्यूज भी वही होंगे। तो एल स्क्वायर, दिस एल स्क्वायर एक्टिंग ऑन से, मतलब इसका आइगन फंक्शन वाई है, ठीक है, क्योंकि पहले से हमने वाई लेके चले हैं। तो ये क्या होना चाहिए, एल इंटू एल प्लस वन एच स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर देखो, अब ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, ठीक है, ये बातें, ठीक है। अब इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एल स्क्वायर की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल तुम्हारा ये पूरा का पूरा टर्म एक्सेप्ट फॉर दिस वाई, ठीक है,
वाई को हटा के एक काम करता हूँ, मैं वाई को बाहर ही ले लेता हूँ एंड इसको भी, ठीक है, ये इस वाई को अंदर ही रहने दो। सो ये y है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दिस y, ये सब, ये जो पूरा टर्म है, इट्स एल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन y, है ना। तो ये कॉन्स्ट, बेसिकली हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिकली, ठीक है। तो इसको लिख दो तुम, एल स्क्वायर y, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू म्यू। एक काम करो, इस टू डिवाइडेड बाई टू म्यू को उधर लेके जाओ, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। एल हैट स्क्वायर y इज इक्वल्स टू टू म्यू कांस्टेंट इंटू y, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। अब एल स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या क्या हुआ करती थी, एल इंटू एल प्लस वन, एच कट स्क्वायर हुआ करती थी, इसकी आइगन वैल्यू, है ना। y इज इक्वल टू टू म्यू इंटू कॉन्स्टेंट इंटू वाई, ठीक है। अब हमें ये पता चल रहा है कि अब इक्वेट करते दोनों को, सो कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन बाई टू म्यू, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, एल एल प्लस वन इंटू टू म्यू होती है, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, ये बात पता चल गई हमें कि एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर का ये होता है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट की वैल्यू एल इंटू एल प्लस वन बाई टू म्यू होता है ना। गिव मी वन सेकेंड, हाँ मेरा बैटरी ड्रेन आउट हो गया था, पिछली बार भी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी इसकी वजह से। सो गिव मी वन मिनट, मैं कनेक्ट करके आ रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप कि ये कनेक्ट हो गया, हाँ हो गया। चलो, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली एल एल प्लस वन बाई टू म्यू, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमने ये जो ऊपर ये इक्वेशन बना रहे थे इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली पुट कर दो। सो हमने माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर बाय टू म्यू इंटू वन बाय वाई साइन थीटा, ये जो भी टर्म है इसको पुट कर दिया था, ठीक है। तो ऑल इन ऑल हमारा इक्वेशन बनेगा माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर बाय टू म्यू, माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर बाय टू म्यू, ठीक है, इंटू वन बाई आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर, ठीक है। यानी यहाँ पे भी आर आएगा एक, प्लस ब्रैकेट बंद होगा क्योंकि पहले हमने एच स्क्वायर स्क्वायर बाय टू म्यू को कांस्टेंट बाहर ले लिया था। एंड इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, एल एल प्लस वन बाई टू म्यू, ठीक है। एल इंटू एल प्लस वन बाई टू म्यू, ठीक है, और प्लस प्लस वी एफ आर माइनस ई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, वी एफ आर माइनस ई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा बन गया पूरा। अच्छा, ये आर स्क्वायर हमने कॉमन आउट कर दिया था ना पहले ही, ठीक है। हाँ जी। तो ये बन गया हमारा क्या बोलते इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम और करो, आर स्क्वायर को इसमें से कॉमन निकाल लो, ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, आर स्क्वायर से। तो ये पूरा पूरा इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। सो अब ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा, थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों रेडियल डिपेंडेंट है ना, आर डिपेंडेंट है एंड ये कांस्टेंट है, तो हमने इन दोनों को क्लब कर दिया बेसिकली एक दूसरे से, ठीक है। तो हाँ, अब क्या करना है कि अब तुम ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। ये जिसने भी अगर थोड़ा बहुत क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पढ़ा है, तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये तो कुछ कुछ मिलता जुलता चेहरा तुम्हें दिख रहा है ना, ये तो ये इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल, ठीक है, जो होता है एक्चुअल पोटेंशियल प्लस एल स्क्वायर बाई टू म्यू आर स्क्वायर, टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में पढ़ते हैं हम, ठीक है। एंड इफेक्टिव पोटेंशियल मतलब कैसे आता है, यही सेम मतलब तरीके से आता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऑल इन ऑल
कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। एंड अब मेन काम बचा हुआ है, देखो y को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से हमने कांस्टेंट निकाली थी, ठीक है। एंड y के अब हम यहाँ से आइगन फंक्शंस निकाल सकते थे, ठीक है। बट हमें वो करना है नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि y के आइगन फंक्शंस क्या होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम के आइगन फंक्शंस होंगे, है ना। क्योंकि ये y जो है ये पूरा का पूरा जो थीटा एंड फाई डिपेंडेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर बन गया। तो ये y ऑलरेडी वेल नोन क्वांटिटी हो गई है अब, ठीक है। तो हमें इस चीज को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें बस एक ही काम करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको हम बोलते हैं रेडियल इक्वेशन। इसको थोड़ा और ब्यूटीफुली लिखते हैं, देन विल स्टार्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। सो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू, ठीक है। एक काम करो तो ये माइनस एच कट स्क्वायर को भी उधर लेके जाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 2 म्यू बाय एच कट स्क्वायर से, तो 1 बाय आर, ठीक है, डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर प्लस इसको हटाओ अभी के लिए। हाँ जी, तो प्लस 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा बन गया क्या बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है, रेडियल पार्ट का इक्वेशन। अब इसको एक काम और कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या कि यहाँ तो आर ऐसा ही रहेगा एंड यहाँ से आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा ब्यूटीफुल इक्वेशन बनेगा, ऐसा सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रेडियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रेडियल पार्ट ऑफ द स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम सारी चीज जनरलाइज वे में ही कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ये जो वी एफ आर है इसकी वैल्यू हमने पुट की नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये देखो वी एफ आर हमने क्या मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करे थे, वी एफ आर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करते करते हम वी एफ आर की एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो सारी चीजें जनरलाइज ही चल रही थी, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं रेडियल इक्वेशन, ठीक है, रेडियल इक्वेशन, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये रेडियल इक्वेशन क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल कोफिशिएंट्स, है ना। ये आर जो है, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स में आर स्क्वायर है जो कि वेरिएबल है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, प्लस वाई एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिफरेंशियल, मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ये ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक ट्रिकी टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स, लाइक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्डर के साथ तो हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है ना। लाइक फर्स्ट ऑर्डर में तो हमारे पास क्या क्या हुआ करता था यार, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हुआ करता था, एंड यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करता था, एंड बहुत सारे ऐसे वो हुआ करते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे ना जिसमें सो क्या बोलते थे, कुछ तो बोलते थे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं फर्स्ट ऑर्डर में तो सॉल्व करने के। बट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ वेरिएबल कोफिशिएंट, या तो तुम्हें पावर सीरीज सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है, पावर सीरीज अप्रोक्सीमेशन से तुम सॉल्व कर सकते हो उससे, या तो क्या बोलते हैं फ्रोबिनियस मेथड वगैरह से सॉल्व कर सकते हो, या तीसरा तरीका ब्रह्मास्त्र ये है कि अगर एप्लीकेबल हो तो तुम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ना इसको सिंपल फॉर्म में कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लेके आ जाओ, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे फ्रोबिनियस मेथड वगैरह तो डिस्कस करने वाले होंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक का यूज करके इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि सिंपली सब्स्टिट्यूट आर ऑफ आर इज इक्वल टू यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर, ये सब्स्टिट्यूशन कर दो, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो इसको, ठीक है। बेसिकली हमें चाहिए ये ऑपरेटर डेल आर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे ना डेल को रिप्लेस करके डी कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहा, बिकॉज इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वन वेरिएबल, ठीक है। इट इज नॉट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एनीमोर, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट मतलब फुल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहा, क्योंकि आर इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ आर एंड द होल इक्वेशन जस्ट इन्वॉल्व्स आर, ठीक है। हाँ जी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट कर दो आर को विथ रेस्पेक्ट टू आर, क्या होगा? पहले तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, सो डी यू ऑफ आर बाई डी आर, है ना, इंटू वन बाय आर, ऐसा का तैसा रहेगा,
प्लस अब 1/r को डिफरेंशिएट करो यू ऑफ आर को कांस्टेंट रख के, यू ऑफ आर एंड यहाँ पे माइनस आएगा एंड 1/r²। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास। अब क्या करो, यहाँ तक हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। कैसे पुट करोगे, पुट करो d/dr ऑफ, ये डालो यहाँ पे, ठीक है, r² इंटू d/dr क्या हुआ करता था, dr/dr du/dr इंटू 1/r माइनस u ऑफ r, r² u/r/r² है ना। ये r² और ये r² तो उड़ गया, ये r और ये r भी उड़ गया। ठीक है, तो d/dr ऑफ r du/dr, ठीक है, माइनस u ऑफ r। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। d/dr ऑफ r du/dr क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा r, मतलब r को कांस्टेंट मानो, d² u/dr²। ठीक है, प्लस r को डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा, du/dr बनेगा। ठीक है, माइनस अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, du/dr बनेगा। ठीक है, ये और ये कट गया, कैंसिल हो गया। तो ऑल इन ऑल जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म बना हमारा r d² u/dr²। ठीक है, अब दूसरे टर्म में तो कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो। सो तुम्हारा ओवरऑल इक्वेशन बनेगा, ये फर्स्ट टर्म तो क्या बनेगा, r d² u/dr² प्लस 2μ/h², 2μ/h²। ठीक है, e माइनस वी इफेक्टिव। ठीक है, एंड r² को हम क्या लिख सकते हैं, r ऑफ r को, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। सो r ऑफ, ठीक है, r को हम लिख सकते हैं u ऑफ r। ठीक है, तो r² को क्या लिख सकते हैं, इंटू r ऑफ u ऑफ r लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू 0। अब इस r को कॉमन आउट कर दो या फिर r से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, सो d² u/dr² प्लस 2μ/h²। ठीक है, e माइनस वी इफेक्टिव ऑफ u ऑफ r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो वी इफेक्टिव है इट इन्वॉल्व्स वी ऑफ आर एंड इट टर्न्स आउट दैट वी ऑफ आर हैज ओनली कांस्टेंट टर्म्स, माइनस वी नॉट है ना, माइनस वी नॉट है। एंड क्या बोलते हैं, ये एक टर्म है LL+1/r², जिसको हम वैसे भी निग्लेक्ट करने वाले होंगे। ठीक है, आई विल डिस्कस हाउ। ठीक है, सो ये हमारा जाना पहचाना से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज देख लो, आम, क्या चीज बोलने वाला था, ओके। सो वी इफेक्टिव जो है वो क्या है हमारा, वी ऑफ आर प्लस LL+1 h²/2μ/r² है ना, ये है हमारा वी इफेक्टिव। ठीक है, तो अब क्या करना है, एल को 0 पुट कर दो। पहले सबसे पहले हम ये अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि एल इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम एस वेव सोल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे होंगे। अब फिजिक्स में आपको ऑफ कोर्स मतलब कोई भी अप्रोक्सीमेशन देते हैं हम, बोल्ड अप्रोक्सीमेशन तो देते हैं नहीं। ठीक है, कोई ना कोई रीजन होता है। सिंस हमें पता है कि सबसे पहला उसमें जाना पड़ेगा, सिंस हमें पता है कि बाउंड स्टेट सिर्फ ये रीजन में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, एंड बाउंड स्टेट, ज्यादा बाउंड स्टेट नहीं होने चाहिए, मतलब देयर देयर कुड नॉट बी एनी, मतलब मोर बाउंड स्टेट एक्सेप्ट द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मतलब डॉयट्रॉन में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ सिर्फ एक ही बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करते हैं जो कि उसका ग्राउंड स्टेट होगा, है ना, एंड एस वेव जो होगा ये उसका ग्राउंड स्टेट होगा। ठीक है, एंड अगर हम कोई भी दूसरे एल की वैल्यूज लेंगे, जैसे एल इज टू 1 लेंगे, पी वेव लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब ये रोटेशनल एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, बट हमें ये पता है कि सिर्फ एक ही बाउंड स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नैरो होगा उसका मतलब पोटेंशियल डेप्थ। ठीक है, मतलब पोटेंशियल रीजन जहां पे ये इसका बाउंड स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसीलिए इट वुड बी अ गुड अप्रोक्सीमेशन इफ वी यूज एल इज इक्वल टू 0, बिकॉज इट कैन हैव ओनली वन वन बाउंड स्टेट। ठीक है, एंड एल इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 करस्पॉन्ड्स टू द रोटेशनल एक्साइटेड स्टेट्स, है ना। तो सो वी डोंट वांट दैट, है ना। तो रोटेशनल एक्साइटेड स्टेट्स को अभी के लिए हटा देते हैं, एनालिसिस को 0 पे कंसंट्रेट करते हैं। तो टोटली वी इफेक्टिव क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। ठीक है, वी ऑफ आर बन जाएगा।
ठीक है। एंड वी एफ आर हमें पता ही है क्या है, माइनस वी नॉट फॉर आर लेस देन आर एंड जीरो फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ठीक है। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है पोटेंशियल में, ठीक है। पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी है तो हमें इसको मतलब क्या बोलते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा इस वेव फंक्शन को भी, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आर लेस देन आर के लिए करो, ठीक है। सो ये बन जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस टू म्यू बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। एंड ई प्लस वी नॉट प्लस वी नॉट, ठीक है, यू ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑफ कोर्स वी नॉट तो हमने पहले माइनस वी नॉट ले लिया था, ठीक है, बट ई को हम माइनस लेंगे, ठीक है। ई वुड बी सम नेगेटिव क्वांटिटी, माइनस 2.22 समथिंग हुआ करता था ना। ई को हमने माइनस ही नहीं लिया था, ठीक है, शुरू में, बट हमने वी नॉट को ऑलरेडी माइनस वी नॉट लिया था, तो इसको इसके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, वी नॉट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो माइनस वी नॉट गिव्स अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। बट ई इज अ negative quantity, so that E itself corresponds to the bound state, मतलब E भी जो bound state सॉरी बाइंडिंग एनर्जी उसको correspond करे, ठीक है। तो E जो है ये हमारा क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। V नॉट जो है ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है। एंड सबको पता है कि फॉर बाउंड स्टेट टू एग्जिस्ट E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू V नॉट, है ना। ये फैक्ट है ना, तो बाउंड स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए। सो इफ E इज लेस देन V नॉट तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी, ऑफ कोर्स पॉजिटिव बनेगी, है ना, बिकॉज ई इज लेस देन वी नॉट। तो एज एन एग्जांपल माइनस टू प्लस फोर क्या बनेगा, टू बनेगा, है ना, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। तो अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमें अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि नेगेटिव बन रही है पॉजिटिव बन रही है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, पहले तो ये इंडिशियल इक्वेशन वगैरह कुछ लेते हैं ना, एम स्क्वायर यू, एक काम करो, एम स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट जो है इसको मान लो के, ठीक है, के वन मान लो, ठीक है, के वन यू ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो। एंड हमें ये पता है के वन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वन स्क्वायर ले लो, ठीक है, माइनस के वन स्क्वायर। सो एम वुड बी अ कॉम्प्लेक्स, सो एम वुड बी अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, है ना, जिसकी वैल्यू होगी एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, सॉरी ठीक है, या आयोटा के वन, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन जब होते थे डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स के, तो हम कैसे लिखते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को, याद करो मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स, ठीक है। तो अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, ठीक है, कि इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, ठीक है। सो इसको लिख दो ए साइन के वन आर प्लस बी कोसाइन के वन आर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वेव फंक्शन फॉर आर लेस देन आर, ठीक है, इट वुड बी एन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस, ओके, ठीक है, प्लस टू म्यू बाई एच कट स्क्वायर ई यू ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ई नेगेटिव क्वांटिटी है, यहाँ पे वी नॉट है नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी, सॉरी नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगी। तो एम स्क्वायर प्लस एक काम करो माइनस के टू ले लो, ठीक है। मैं डिफाइन करूंगा के वन के टू क्या है, माइनस के टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू के टू स्क्वायर, ठीक है। एंड इसके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे, इट वुड बी एन एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस, u of r would be a e raised to the power k2 प्लस b e raised to power माइनस k2, r भी होगा यहाँ पे, ठीक है, k2 r, ठीक है। ऐसा टाइप का सोल्यूशन बनेगा। अब हम ये हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, ठीक है, कि ये एक को नेगेटिव मान लिया एक को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। हम लॉजिकली देख रहे हैं इस चीज को, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बनेगी, नेगेटिव क्वांटिटी इसलिए इसका रियल सोल्यूशन बन रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस के टू लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे प्लस के वन लिख रखा है, ठीक है। एंड के वन और के टू को भी मैं डिफाइन कर दूं, के वन जो अब ये ऑफकोर्स ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट टू एम ई प्लस वी नॉट बाई एच कट स्क्वायर, इसको हमने ऐसा का ऐसा ही रखा था, है ना। एंड के टू जो होगा ये होगा स्क्वायर रूट टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, है ना, बिकॉज के टू स्क्वायर को हमने माइनस ऑफ दिस लिया था, ठीक है, ये होगा। एंड के टू को स्क्वायर कर दोगे
सो ये सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन को, ठीक है। तो हाँ, K2 और K1 ये रहेंगे, ठीक है, ये K1 और K2 रहेंगे। अब हमने r ग्रेटर देन इक्वल्स टू r के लिए भी सोल्यूशन निकाल के रखे हैं, r लेस देन इक्वल्स टू r के लिए भी सोल्यूशन निकाल के रखे हैं। तो हमारा रेडियल वेव फंक्शन का मतलब रेडियल सोल्यूशन निकल गए हैं। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती, एज आई सेड कि फिजिक्स में वी डोंट ओनली कैलकुलेट दी सॉल्यूशन, ठीक है, वी आल्सो नीड टू ड्रॉ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सॉल्यूशन, इसके इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ फिजिक्स प्रॉब्लम। तो एंड इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमें बाउंड्री कंडीशंस तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस। सो विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशंस वी कांट ड्रॉ एनी फिजिकल इंटरप्रिटेशंस, है ना। तो सबसे पहला बाउंड्री कंडीशंस क्वांटम मैकेनिकली देखा जाए तो क्या होना चाहिए। याद करो वो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पहला लेक्चर जब तुम्हें पढ़ाया गया था बाउंड्री कंडीशंस के बारे में, ठीक है। तो हाँ, सो साई थीटा फाई है, मतलब जो भी तुम्हारा वेव फंक्शन है, चाहे वो थीटा फाई में हो, चाहे वो एक्स वाई जेड में हो, जो जिसमें भी हो, ठीक है, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, ठीक है, इट मस्ट क्या और क्या हुआ करता था, इट मस्ट बी, हाँ, कॉन्टिन्यूअस सिंगल वैल्यूड हुआ करता था। इट मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है, इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी dψ by dx, मस्ट ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस सिंगल वैल्यूड, ठीक है। एंड dψ by dx का स्क्वायर इंटीग्रेबल होना जरूरी नहीं है ना। सो हाँ, ये हुआ करता था हमारे पास, ठीक है। अब जिस किसी को भी नहीं पता है, जिस किसी ने भी क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स नहीं ले रखा है, ठीक है, कृपया करके या तो चैट जीपीटी करिए या जेमिनाई करिए, बट ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो रुक जाइए थोड़े दिनों के लिए, तब हम आएंगे वीडियो लेके, क्वांटम मैकेनिक्स के सीरीज लेके, ठीक है। तो हाँ, अभी के लिए ये चीज तुम याद कर लेना, ठीक है, मतलब मान लेना कि यही होता है, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो हाँ, साई कॉन्टिन्यूस क्यों होना चाहिए, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूटी हो गई तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की होने की मतलब दो चांसेस होती है ना, मतलब साई ऑफ एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो प्रोबेबिलिटीज होने के चांसेस हो जाती है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हुई तो। एंड सिमिलर सिंगल वैल्यूडनेस का भी यही है, ठीक है। एंड डिसकंटिन्यूटी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। डिसकंटिन्यूटी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जीरो होना अलग बात है, बट डज नॉट एग्जिस्ट करना वो थोड़ा सा अलग बात हो जाती है ना। एंड सिंगल वैल्यूड इसलिए होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल वैल्यूड होगा तो प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, है ना। प्रोबेबिलिटी की बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी तो एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की दो वैल्यूज हो गई अगर, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब एक पॉइंट पे एक टाइम पे दो जगह पे नहीं रह सकता इंसान, है ना। तो हाँ, एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल भी होना चाहिए हमारा वेव फंक्शन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डी साई बाई डी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा तभी जाके डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नहीं तो ये ब्लो अप करेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। बट डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर एक हमारा स्क्रोडिंगर इक्वेशन में आता है, तो इसका कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, ठीक है। तो हाँ, ओवरऑल कहने का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन को ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशंस लगाएं किस पे, सबसे बड़ी बात आती है, हम यू ऑफ आर पे लगाएं बाउंड्री कंडीशन या आर ऑफ आर पे लगाएं, ठीक है। हमने कहाँ पे लिख रखा था आर ऑफ आर, ओके, ऊपर लिख रखा हुआ है ना, हाँ ये रहा, ठीक है। आर ऑफ आर इज इक्वल टू यू ऑफ आर बाय आर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि बाउंड्री कंडीशन हम आर ऑफ आर पे लगाए या यू ऑफ आर पे लगाए, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो हम यू ऑफ आर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट फिजिकली देखा जाए तो हम यू ऑफ आर पे बाउंड्री कंडीशन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स बाउंड्री कंडीशन, ये हमारा फिजिकल वेव फंक्शन जो है ना, ये आर ऑफ आर है, मतलब आर हमारा फिजिकल वेव फंक्शन है, यू नहीं है, ठीक है। तो यू पे हम बाउंड्री कंडीशंस मतलब नहीं लगा सकते, हमें एक्चुअल जो बाउंड्री कंडीशन है वो आर पे लगाना पड़ेगा, यू इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो मेन बाउंड्री कंडीशन आर पे लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आर मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, डी आर बाई डी आर मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड स्क्वायर इंटीग्रेबल जो भी है, ठीक है। तो अब u को r के टर्म्स में लिखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सो फॉर r लेस देन r,
लेस देन, एक काम करो पहले ग्रेटर देन के लिए लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या, अच्छा पहले लेस देन के लिए किया था ना, ठीक है, फिर लेस देन के लिए करते हैं। पर आर लेस देन आर, हमारा आर बनेगा, आर ऑफ आर वाज यू ऑफ आर बाय आर, ठीक है। एंड यू ऑफ आर क्या हुआ करता था, ए साइन के आर बाय आर प्लस बी कोसाइन के आर बाय आर, ये हुआ करता था। तो ये आर हमारा ये बनेगा, है ना, ये बनेगा हमारा आर ऑफ आर, ठीक है, फॉर आर लेस देन आर। एंड फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, हमारा यू ऑफ आर बनेगा, सर आर ऑफ आर बनेगा ए एक्सपोनेंशियल माइनस के टू आर, ये के वन था, है ना, के टू आर बाई आर प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस प्लस के टू आर बाई आर, ठीक है। ये हमारे पास दो थे, है ना। ये था आर लेस देन आर के लिए, ये आर था आर ग्रेटर देन आर के लिए, मतलब क्योंकि जो पोटेंशियल था वो डिसकंटिन्यूअस था, तो वेव फंक्शन दो बनेंगे। बट दो बनेंगे इसका मतलब ये नहीं कि दो डिसकंटिन्यूअस वेव फंक्शन होना चाहिए। इसीलिए हम बाउंड्री कंडीशन इंपोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आर ऑफ आर है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। भले ही ये जो पोटेंशियल है ना, ये जो तुमने हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, पोटेंशियल के अंदर भी और बाहर भी जो वेव फंक्शन जो है ये सेम ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मतलब टूटना नहीं चाहिए पोटेंशियल के उसके वजह से। इन दोनों का फॉर्म भले ही अलग अलग हो, बट बाउंड्री में इन दोनों की मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एट आर इज इक्वल टू आर, ठीक है, मतलब एट आर इज इक्वल टू आर, आर वन ऑफ आर मस्ट बी इक्वल टू आर टू ऑफ आर, है ना, आर वन ऑफ आर मस्ट बी इक्वल टू आर टू ऑफ आर, ठीक है, एट आर इज इक्वल टू आर, ये आर ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये मतलब ये कंडीशन इंपोज करनी है, एंड डी सी डी आर की भी कंडीशन इंपोज करनी है, ठीक है। बट उससे भी पहले एक चीज देख लो कि ये जो टर्म है ना हमारे पास, अच्छा यहाँ पे मैंने ए बी दोनों जगह ले रखा है क्या, सी डी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूजन करेगा बाद में। हाँ जी, तो सबसे पहले तुम ये देखो कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म क्या हो रहा है, एज आर टेंड्स टू इंफिनिटी, आर टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो टर्म जो है ये क्या हो रहा है, ये ब्लो अप कर रहा है एक्सपोनेंशियल के टू आर, ठीक है, यहीं से भी देख सकते हो तुम, ये ब्लो अप कर रहा है एक्सपोनेंशियल प्लस के टू आर, ठीक है। अब ये तो होना नहीं चाहिए, एक वेव फंक्शन में हमारे पास मतलब यू ऑफ आर जो है ये कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए, है ना, सॉरी वेव स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल होने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, साई स्टार साई मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी वन होनी चाहिए। अब माइनस लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो साई है ये इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी पे फाइनाइट होना चाहिए। साई ऑफ आर एट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी मस्ट बी फाइनाइट, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये जीरो हो जाना चाहिए फिर तो, है ना, ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये डी जो है ये जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। एंड अब दूसरी बात ये है, चलो ये हो गया एक बात, ठीक है, हाँ, और दूसरी बात ये है, दूसरा वैलिड पॉइंट ये है कि अब देखो ये ध्यान से देखो, ठीक है, आर ऑफ आर इज इक्वल टू यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, तो यू ऑफ आर मस्ट बी इक्वल टू आर टाइम्स आर ऑफ आर, ठीक है। सो आर टेंडिंग टू जीरो पे यू ऑफ आर मस्ट ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, क्योंकि आर जीरो है, आर फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, हर जगह पे फाइनाइट होता है, मतलब इन्फिनिटी किसी जगह पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर एज आर टेंड्स टू जीरो, ठीक है, यू ऑफ आर मस्ट टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यू ऑफ आर में, ठीक है, आर वन में देखो, आर टेंड्स टू जीरो पे, सॉरी यहाँ पे देखो, ठीक है, आर टेंड्स टू जीरो पे यू ऑफ आर तो जीरो होना चाहिए। अब ए साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो तो पहले से जीरो होता है, बट बी कॉस जीरो क्या होता है, बी कॉस जीरो जीरो नहीं होता है, कॉस जीरो जीरो नहीं होता है, तो ये बी भी जीरो होना चाहिए इसका मतलब, है ना, बी जीरो होगा तभी जाके यू ऑफ आर जो है वो आर इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा, नहीं तो जीरो होगा नहीं। तो पहले तो हमने मतलब बाउंड्री कंडीशंस लगाने से पहले ही
ठीक है, किसी और रीजंस की वजह से हमने इनको क्या बोलते हैं, बी और डी को रिमूव कर दिया। अब जाके अगर हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, अब लगाओ कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन। ठीक है, सो कंटिन्यूटी का कंडीशन ये है कि डी आर आर ऑफ आर मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट आर टू आर। ठीक है, आर ऑफ आर मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट आर टू आर। एक काम और करते हैं, इस चीज को पूरा का पूरा आर को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने से बेटर है कि हम यू को कॉन्टिन्यूस कर दे, क्योंकि बिकॉज अगर यू इज कॉन्टिन्यूस एट आर इज टू आर, देन दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट आर इज कंटिन्यूस एट आर इज टू आर, है ना। तो इट वुड बी गुड, मतलब कि टू यूज यू ऑफ आर, है ना। यू ऑफ आर में कंटिन्यूटी कंडीशन लगाना बेटर रहेगा, because if u is continuous at r is equals to r, it automatically implies that r is continuous at r is equals to r, है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये 1/r है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इवन दो यू कैन डू द सेम थिंग फॉर r इक्वल्स टू r, बट यू डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशनल थिंग, है ना। तो पहले तो b और d तो जीरो हो ही गया है, तो u को हम u में ही लगाते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अगर u कंटिन्यूस होगा तो r भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज r जो है एट r इक्वल्स टू r फाइनाइट रहेगा, है ना। ओके, सो सबसे पहले ये काम करते हैं, डी पहले तो यू ऑफ आर को एट आर टू आर देखते हैं। ठीक है, सो ए साइन के वन ऑफ आर इज इक्वल्स टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस बी ने डी ले रखा था, है ना। चलिए यहाँ भी हम रिमूव कर देते हैं इस चीज को। ये सी है एंड ये डी है। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है कभी कभार, तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति चाहेंगे। ठीक है, अच्छा हमने सी इसके लिए ले रखा था, डी इसके लिए ले रखा था, है ना। तो डी यहाँ पे था एंड सी यहाँ पे था, तो डी पहले से जीरो था तो सी बच गया है हमारे पास, है ना। तो सी एक्सपोनेंशियल माइनस के टू आर, सी एक्सपोनेंशियल माइनस के टू आर। Of course, you could have worked with this thing also, but it would मतलब require a little bit of more calculation, so which I don't want to do. That's why मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एंड सिमिलरली डिफरेंशिएट कर दो इसको, डी साई बाई डी यू बाई डी आर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, है ना। सो ए कॉस के वन आर मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस के टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस के टू ऑफ आर। ठीक है, ये हमारा दो मतलब रेस्ट्रिक्शंस आ गए वेव फंक्शन पे। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन क्या करो तुम, इक्वेशन 2/1 कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो डिवाइड करके तुम्हारे पास बनेगा, ठीक है, कॉट के वन आर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस के टू बनेगा, है ना। कॉट के वन आर इज माइनस के टू, क्योंकि सी और सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो हाँ, ये हमारा मास्टर इक्वेशन आ गया है। ठीक है, अब इस चीज से होगा सारा चीज जो भी होगा। ठीक है, तो कॉट के वन आर इज टू माइनस के टू आ गया। अब एक काम और करो, दोनों साइड को ना, अच्छा यहाँ पे के वन भी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो के वन आएगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो, डिफरेंशिएशन करते हुए यहाँ पे के वन आएगा, यहाँ पे भी के वन आएगा। तो दोनों साइड को क्या करो तुम, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, आर से। ठीक है, सो के वन आर कॉट के वन आर इज इक्वल टू माइनस के टू आर। ठीक है, अब के वन आर को मानो तुम, आर को मानो एक्स, के टू आर को मानो तुम वाई। ठीक है, और तुम मतलब क्या कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, के वन आर को माना था एक्स, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको ना थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, प्रॉपरली। उसके लिए मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा शेप्स वगैरह का। ठीक है, इसको कॉपी, अरे यार क्या हो गया, हाँ जी, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता क्या।
तो ये ऊपर क्यों कॉपी हो रहा है यार? चलो एनीवेज छोड़ो। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे बना देते हैं। तो पहले तो y इक्वल्स टू एक्स कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो पहले तो। ठीक है, एक काम करो, मैं पूरा ऑल इन ऑल पूरा का पूरा ड्रॉ ही कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। तो इस तरह इस एक्चुअली इस तरीके से ग्राफ बनेगा तुम्हारा कुछ। ठीक है, एंड ऐसा आएगा, एंड ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, एंड ऐसा जाएगा, ऐसा टाइप का तुम्हारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तुम डेस्मोस जाना, मतलब तुम्हारे पास एक वेबसाइट है डेस्मोस करके, तुम्हें कोई कोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस डाल देना है y इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये वाला ग्राफ तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, मतलब अच्छा ड्रॉ नहीं किया ऑफ कोर्स मैंने यार। ठीक है, थोड़ा मतलब प्यार से ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो अरे यार मैं ड्राइंग इतनी अजीब क्यों है? हाँ, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे मैनेज कर लो यार, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, और वैसे भी ना मतलब ये पेन चलाने की आदत नहीं, ये जो पेन टैब है ना, ये चलाने की आदत है नहीं मुझे। अरे यार, बन क्यों नहीं रहा है? इससे बढ़िया तो पहले वाला ही था शायद, है ना? हाँ, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तुम लोग देख लेना डेस्मोस में जाके, तुम लोग देख लेना। ठीक है, हाँ, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा पाई बाई टू, ये होगा तुम्हारा 3 पाई बाई 2। ठीक है, एंड ये होगा तुम्हारा क्या, 5 पाई बाई 2। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनते हैं ना टेन और कॉट के। ठीक है, तो ये तुम्हारे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अब एक काम और करो, एक्स को स्क्वायर कर दो और वाई को स्क्वायर कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब k1 और k2 की वैल्यू क्या थी, याद करो। k1 था स्क्वायर रूट 2 म्यू बाई स्क्वायर स्क्वायर, m नहीं था, 2 म्यू बाई स्क्वायर ई प्लस वी नॉट। ठीक है, k2 था स्क्वायर रूट 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर, वी नॉट बचेगा, एंड यहाँ पे आर स्क्वायर तो था ही। ठीक है, ये बन गया तुम्हारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड ये कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, एच कट स्क्वायर कांस्टेंट है, वी नॉट एक कांस्टेंट है, आर स्क्वायर एक कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, सो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू गामा स्क्वायर, फिर गामा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर वी नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा गामा। ठीक है, तो ये एक और इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ये किस चीज की इक्वेशन है, 12वीं क्लास में पढ़ा था ये। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एट ओरिजिन। ठीक है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हुआ करता था, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? सो एक्स नॉट और वाई नॉट कोऑर्डिनेट्स है, कि मतलब कहाँ पे लाई करिए, एक्स नॉट है मान लो ये है, एक्स नॉट कमा वाई नॉट। अब यहाँ से सर्कल होके मतलब आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ना, ये मतलब एक्स वाई प्लेन में मतलब सर्कल है एक। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में सर्कल बने, ये वाई होगा ये एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल होगा, एंड सिंस वी आर ओनली कंसर्न विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल बना दो फिर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू गामा स्क्वायर है, ये क्या है, वाई इज टू माइनस एक्स कॉट एक्स है। ये दो ग्राफ बन गए हमारे पास। ठीक है, तो जब हमारे पास ये दो ग्राफ बन गए, एंड दो ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देगा, इट विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। मतलब ऑफ कोर्स हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एनालिटिकली कैलकुलेट करना मुश्किल है, मतलब एनालिटिकली इन द सेंस हाथ से कैलकुलेट करना मुश्किल है, सो हमें कंप्यूटेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले भी तो हम यही किया करते थे ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 2 था, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको एनालिटिकली सॉल्व करते थे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि इसको ये काट दो, फिर 2x इज इक्वल टू ए 6 कर दो, फिर x इज इक्वल टू 3, ये करके करो। ठीक है, एनालिटिकली करते हैं, या तो एक काम करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या हो गया ये,
हाँ, तो x प्लस वाई इज टू का एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, एंड x माइनस वाई इज टू फोर का एक ग्राफ बनाओ, जैसा भी इक्वेशन बने, ठीक है, मान लो ऐसा है, ठीक है, एंड x माइनस वाई का मान लो ऐसा है, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता था, x कमा y मिलता था, है ना, x और y की वैल्यूज मिलती थी, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इन दोनों के ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करके जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा उससे हमारी क्या निकलती है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकलती है ना। सिमिलर चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स पहले इजी था हमारे पास, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू फोर लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। बट ये x कॉट x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को करते करते बैंड बच जाएगी एनालिटिकली, ठीक है। तो बेटर है ग्राफ बनाओ, ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो, एंड फिर मजे करो, है ना। तो फिर तुम्हें क्या निकलेगा, तुम्हारे पास क्या निकलेगा फिर, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू निकलेगी, मतलब एक्स और वाई के सोल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। एंड अच्छी बात यह है कि जितने सारे इंटरसेक्शंस उतने ही एक्स और वाई के वैल्यूज, ठीक है। अगर मेरा रेडियस जो है ये बड़ा होता, मान लो कि ऐसा, जो कि एक्स ये ग्राफ को तीन जगह पे कट कर रहा है, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है, तीन जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई के तीन सॉल्यूशंस होंगे। एक जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई की एक ही वैल्यूज होंगे, है ना। अब एक्स और वाई के वैल्यूज हमें क्या बताते हैं, एक्स और वाई देते हैं के वन और के टू, के वन और के टू हमें क्या देते हैं, के वन और के टू हमें देते हैं या तो ई या तो वी नॉट, ठीक है। के टू हमें क्या देता है, के टू इज टू, के टू को स्क्वायर करो, इज टू म्यू ई बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में आएगा ये, ठीक है। सो एच कट स्क्वायर बाय टू म्यू के टू स्क्वायर इज टू ई। तो के टू जो है हमें क्या देगा, ई देगा। के वन जो है, अब यहाँ से ई मिल गया, यहाँ से वी नॉट मिल जाएगा, मतलब वी नॉट तो पहले से पता ही है हमें, ठीक है, मतलब एक्चुअली पता नहीं है, आई टेल यू अबाउट दिस, ठीक है। तो हाँ, तो हमें ई मिल जाएगा यहाँ से। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई के जितने सारे इंटरसेक्शन होंगे, मतलब इन दोनों ग्राफ के जितने ज्यादा इंटरसेक्शन होंगे उतने ही बाउंड स्टेट्स हमें मिलेंगे, है ना। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ई इज नॉट फाइनाइट, ठीक है, इज नॉट सॉरी कॉन्टिन्यूअस, इज डिस्क्रीट, मतलब के टू के डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं, है ना, कि मतलब के टू के सोल्यूशन सिर्फ वही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां पे ये मतलब ये कट करता है, दो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये कि के टू का यहाँ पे एक वैल्यू हो सकता है, मान लो के टू वन, ये के टू टू एंड ये के टू थ्री, तो मतलब तीन के टूज के वैल्यू हो सकते हैं, तीन के टूज के वैल्यू हो सकते हैं, तो तीन तीन ई के वैल्यूज हो सकते हैं, यहाँ से पता चल रहा है ना। अगर तीन ई के वैल्यू हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तीन बाउंड स्टेट्स है, ई ई ई ई, ठीक है, ये मान लो ई करस्पॉन्डिंग टू के वन, सॉरी के टू वन, ठीक है, ये मान लो कि ये है ई करस्पॉन्डिंग टू के टू वन, ई करस्पॉन्डिंग टू के टू टू, ई करस्पॉन्डिंग टू के टू थ्री। हेंस इससे हमें ये पता चला कि जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स उतने ही हमारे क्या होने चाहिए, बाउंड स्टेट्स होने चाहिए, है ना। बट जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, डॉटरॉन का जो पोटेंशियल डेप्थ है, फिजिकली देखा जाए तो डॉटरॉन का जो पोटेंशियल डेप्थ है उसमें जो बाउंड स्टेट की कंडीशन है ये वाली, ठीक है, इसमें मुश्किल से एक ही बाउंड स्टेट आ सकता है जो कि उसका ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ यही ग्राफ, सॉरी ये कट गया, ठीक है, एक काम और करते हैं, सॉरी इसको ना रिमूव कैसे करें यार, चलो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से करना पड़ेगा। जी, ठीक है, तो फिर हाँ, बात ये हुई कि अब ये जो सर्कल का रेडियस है ना, ये रेडियस जो है ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मतलब इतना ये मैक्सिमम रेडियस है, ये इतना होना चाहिए, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि इतना सैलो है न्यूक्लियर पोटेंशियल का वो, मतलब न्यूक्लियर बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करने का रीजन कि सिर्फ एक ही बाउंड स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि वी नॉट इससे ज्यादा हो नहीं सकता, सॉरी मतलब आर नॉट जो है ये इससे ज्यादा हो नहीं सकता, जो रेडियस जो है ये थ्री पाई बाय टू से ऊपर जा नहीं सकता है,
ठीक है। सो जो पूरा का पूरा रेडियस है जो गामा है, यहाँ पे हमने गामा ले रखा है रेडियस, आर रेडियस नहीं है, ठीक है, आर कुछ और है, हमने पहले ही उसमें देख रखा था, ठीक है। सो हाँ, ये जो गामा है ये 3 पाई बाय 2 से आगे जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे गामा जो है, कहाँ पे लिखा होता हमने गामा, ये ये रहा है ना, इसको हम मैक्सिमम, इसका क्या वैल्यू हो सकता है, 3 पाई बाय 2 हो सकता है, ठीक है, ये जो रेडियस है ये 3 पाई बाय 2 हो सकता है। एंड अब हमें ये आर पता है, आर आर कैसे पता है, क्योंकि हमें न्यूक्लियर डायमेंशंस पता है, ठीक है, आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पता है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर होगा, क्योंकि ऑफकोर्स न्यूक्लियर डायमेंशन है ना। एंड म्यू पता है, इफेक्टिव मास पता है, हाइड्रोजन का मास पता ही है हमें, तो इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना इतना बड़ा बात है नहीं, एच का स्क्वायर पता है, 2 पता है ना। तो ऑल इन ऑल हमें ये वी नॉट पता चल जाएगा, फॉर ओनली वन बाउंड स्टेट टू एग्जिस्ट, ठीक है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट, ठीक है। सो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस में, ये जो अपना डॉटरन न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही बाउंड स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल डेप्थ कितना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पोटेंशियल डेप्थ है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कि डॉयटरॉन को प्रॉब्लम को स्टडी करते हुए, डॉयटरॉन प्रॉब्लम को स्टडी करते हुए हमने क्या कंक्लूजन डिराइव किए, हमने न्यूक्लियर पोटेंशियल की डेप्थ ही कैलकुलेट कर दी, हमने न्यूक्लियर पोटेंशियल की डेप्थ कैलकुलेट कर दी, समझ रहे हो तुम ये बात को, ठीक है। तो मैं अभी ये कैलकुलेट तो करने वाला हूं नहीं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मतलब इन्होंने, मतलब जो साइंटिस्ट ने जो कैलकुलेट किया हुआ है ये बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। तो वी नॉट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी हमारे पास लगभग लगभग 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 35 MeV, करस्पॉन्डिंग टू आर अप्रोक्सीमेटली 2.1 फेम्टोमीटर, ठीक है। जो आर को हमने 2.1 फेम्टोमीटर लिया, तो हमारा वी नॉट की वैल्यू लगभग लगभग 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी, एंड आर इज 2.1 फेम्टोमीटर इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन, क्यों, क्योंकि हमने पहले क्या पता लगाया था, आर इज टू आर नॉट A⁻1/3 कैलकुलेट किया था, है ना। एंड अब ए की वैल्यू लगा दो, 2 की पावर 1/3 करो, एंड आर नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अप्रोक्स अप्रोक्स ये वैल्यू तुम्हारा वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आर के इस वैल्यू के लिए वी नॉट करस्पॉन्ड्स टू 335 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब ये समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब वैल्यू तो निकाल दो, अब इसका इंटरप्रिटेशन समझो तुम, तो ना ग्राफ ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा यार, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा पोटेंशियल, ठीक है। ये जो माइनस वी नॉट था हमने क्या निकाला, ये -35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये क्या, -2, सॉरी 2.22, -2.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एमईवी। इसका मतलब समझ रहे हो कि तुम कितना ज्यादा छोटे रीजन में ये एग्जिस्ट करता है, बहुत ज्यादा छोटे रीजन में ये एग्जिस्ट करता है बाउंड स्टेट, दैट्स वाई इसके एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एंड ये बात हमें पता थी, ये बात हमें पता है कि इसके एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तभी जाके हम ये कंक्लूजन डिराइव कर पाएंगे, ये जो पोटेंशियल डेप्थ है -35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। चलो फिर तो इट वाज अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन कि हाउ यूजिंग डॉटरॉन वी कुड कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द न्यूक्लियर पोटेंशियल, है ना, अप्रोक्सीमेट तो हमने कर ही दिया। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है ना, कि वी आर जो है ये सिर्फ आर डिपेंडेंट है, ठीक है, वी आर इज सेंट्रल पोटेंशियल, बट इट्स नॉट द केस। जो न्यूक्लियर पोटेंशियल होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स अ नॉन सेंट्रल पार्ट, इट ऑल्सो कंटेन्स अ टेंजोरियल पार्ट, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्पिन डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे। डॉटरॉन पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले होंगे कि कैसे डॉटरॉन न्यूक्लियस जो है वो क्या बोलते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होता है, एंड डॉटरॉन की काफी सारी और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है। चलो फिर किसी को अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं तुम्हें ना एक काम करता हूँ, नंबर तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने इंस्टा हैंडल दे देता हूँ, ठीक है, वहां पे मुझे कांटेक्ट करना, समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। Deepam_Sharma_07, ठीक है, इस पे मुझे कांटेक्ट करना, मैं जब भी फ्री रहूंगा तब तुम्हें आंसर कर दूंगा, ठीक है, कोई भी डाउट आए तो। चलो फिर
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। आज के लिए शायद कुछ ज्यादा ही हो गया।